डिस्कस कर रहे थे हम फैक्टर्स को जो इफेक्ट करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को। देखो फैक्टर्स व्हिच इफेक्ट रेट ऑफ रिएक्शन, उनमें एक फैक्टर था कंसंट्रेशन का, जो हमने कल डिस्कस किया था कि रेट ऑफ रिएक्शन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन। जब आप कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि जब कंसंट्रेशन बढ़ता है तो क्राउडिंग मॉलिक्यूल्स की बढ़ जाती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द कोलियन, जो फ्रीक्वेंसी ऑफ द कोलियन वो इंक्रीज हो जाती है। तो फ्रीक्वेंसी क्या है? नंबर ऑफ कोलियंस पर सेकंड पर यूनिट टाइम। सूर्य बेटा माइक लगाना भूल गया था। ठीक है, तो डिस्कस कर रहे थे हम, कल से पढ़ रहे थे फैक्टर्स जो इफेक्ट करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को, जिनमें कंसंट्रेशन है और जिनमें नेचर ऑफ द रिएक्टेंट है और जिसके अंदर सरफेस एरिया ऑफ द रिएक्टेंट भी है, सरफेस एरिया भी होता है। ठीक है, सरफेस एरिया के अलावा टेम्परेचर भी है और प्रेजेंस ऑफ द कैटलिस्ट भी है और रेडिएशंस भी हैं। ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो रेट को इफेक्ट करते हैं। तो कल हमने जो डिस्कस किया था वो था कंसंट्रेशन, कि कंसंट्रेशन को जब हम बढ़ाते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है, क्योंकि कंसंट्रेशन को बढ़ाने से अमाउंट बढ़ता है, मॉलिक्यूल्स की क्राउडिंग बढ़ जाती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द कोलियन इंक्रीज हो जाती है। और फ्रीक्वेंसी पढ़कर आए हैं आप लोग, फ्रीक्वेंसी ऑफ द कोलियन है नंबर ऑफ कोलियन पर सेकंड पर यूनिट टाइम, जिसको जेड से लिखा जाता है। तो फ्रीक्वेंसी कोलियन बढ़ेगी तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है, और उसमें यह भी होता है कि कोलियन इफेक्टिव होनी चाहिए। अगर कोलियन इफेक्टिव होंगी तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, अगर कोलियन इफेक्टिव नहीं है तो जाहिर बात है उन कोलियन से कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा। और जो कोलियन ओरिएंटेशन मॉलिक्यूल्स की होती है बेटा, मॉलिक्यूल्स ओरिएंट करते हैं, उनकी प्रॉपर ओरिएंटेशन होनी चाहिए। मॉलिक्यूल प्रॉपरली अगर ओरिएंट करेंगे कोलाइड होंगे, मगर प्रॉपर ओरिएंटेशन होगी तो उससे भी प्रोडक्ट बनता है। तो कोलियन के लिए दो चीजें होनी चाहिए, एक तो कोलियन इफेक्टिव होनी चाहिए जिनकी एनर्जी कम से कम थ्रेशोल्ड के बराबर होनी चाहिए, और दूसरी बात यह कि वो प्रॉपरली ओरिएंटेड भी होनी चाहिए, उनकी ओरिएंटेशन भी प्रॉपर होनी होगी, तब जाकर वो प्रोडक्ट बनेगा। दूसरा हमने पढ़ा था सरफेस एरिया, सरफेस एरिया को बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है। और उसमें ये होता है कि एक चीज आप सॉलिड में ले रहे हो, एक चीज लिक्विड में ले रहे हो, तो सॉलिड का सरफेस एरिया अहम रोल प्ले करता है। जितना सॉलिड का सरफेस एरिया ज्यादा होगा रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा। जैसे कल आपको मैंने पढ़ाया था कि पाउडर जो होता है जिंक, वो ज्यादा रिएक्ट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। अगर पाउडर्ड जिंक है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी कंसंट्रेटेड है तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा, क्योंकि एक तो पाउडर्ड जिंक का सरफेस एरिया ज्यादा है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगर कंसंट्रेटेड है तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन भी ज्यादा होगा, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन बढ़ाने से बढ़ जाता है। ठीक है, तो इस तरह जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो बेटा सरफेस एरिया पे भी डिपेंड करता है। अगर हम कंबशन करते हैं तो गैस की कंबशन जल्दी हो जाती है, क्योंकि गैस का सरफेस एरिया ज्यादा है एज कंपेयर टू लिक्विड एंड सॉलिड। तो कंबशन रिएक्शन सबसे ज्यादा फास्ट गैस में होता है, देन लिक्विड देन सॉलिड। उसका रीजन भी सरफेस एरिया ही है। और जो फर्श पर पानी गिर जाता है, फर्श पर पानी जल्दी एवापोरेट हो जाता है, और अगर ये गिलास या कप के अंदर पड़ा रहेगा तो एवापोरेट नहीं होगा जल्दी। तो उसका रीजन भी सरफेस एरिया है, क्योंकि जो फर्श पर पानी है उसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा, ज्यादा सरफेस पे वो स्प्रेड हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी रेट ऑफ एवापोरेशन भी फास्ट होती है। अगर गिलास या कप के अंदर पड़ा रहेगा तो उतनी इसकी एवापोरेशन जल्दी नहीं होगी, उसका सरफेस एरिया छोटा है। तो ये था सरफेस एरिया। अब उसके बाद आता है टेम्परेचर। तो बेटा टेम्परेचर का भी बहुत बड़ा रोल है रेट ऑफ रिएक्शन में। ठीक है, टेम्परेचर का रोल होता है रेट ऑफ रिएक्शन में। किस तरह? H2 और O2, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन,
अगर उनको कंबाइन कर दें रूम टेम्परेचर पे, रिएक्शन नहीं होगा। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अगर एक कंटेनर के अंदर बंद कर दें, रूम टेम्परेचर पर रख दें, तो उनका रिएक्शन नहीं होगा। मगर जब हीट देंगे तो इनका जल्दी रिएक्शन हो जाता है। देखो बेटा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का नॉर्मल रिएक्शन नहीं होता है रूम टेम्परेचर पे, क्योंकि हाइड्रोजन में सिंगल बॉन्ड है। देखो हाइड्रोजन में बॉन्ड कौन सा होता है? सिंगल होता है। ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड है। जब तक ये बॉन्ड नहीं टूटेंगे रूम टेम्परेचर पे, नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होगा इनका। मतलब H2 प्लस O2 रूम टेम्परेचर पे नो रिएक्शन, ठीक है। और जब उनको हीट देंगे H2 और O2 को क्या करेंगे हम बेटा? हीट देंगे तो वाटर बन जाएगा, वाटर प्रोड्यूस होगा, H2O लिक्विड बन जाएगा। इसका मतलब है हीट देने के बाद इनका रिएक्शन होगा, क्योंकि हीट देने से इनके बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे, इनके बॉन्ड टूट जाएंगे, ठीक है। उनको एक्टिवेशन एनर्जी मिलेगी, उसके बाद उनका रिएक्शन हो जाएगा। जो उनको मिनिमम एनर्जी चाहिए रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए वो मिल जाएगी और उनका प्रोडक्ट बन जाएगा। तो कोलियन थ्योरी में हमने पढ़ा था कि रिएक्शन तब होता है जब मॉलिक्यूल्स कोलाइड होते हैं। रिएक्शन तब होता है जब मॉलिक्यूल्स कोलाइड होते हैं और उनकी कोलियन प्रॉपर होनी चाहिए, मतलब उनकी ओरिएंटेशन जो है वो प्रॉपर होनी चाहिए, और मॉलिक्यूल के पास वो रिक्वायर्ड एनर्जी होनी चाहिए जो प्रोडक्ट बनाने के लिए चाहिए होती है। मतलब उनकी एनर्जी कम से कम थ्रेशोल्ड के बराबर होनी चाहिए, तब जाकर वो प्रोडक्ट बनाएंगे, अदरवाइज वो प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो उसका मतलब है जब हम हीट देते हैं बेटा, जब हीट देते हैं रिएक्शन को, तो जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स हैं वो एनर्जी गेन करते हैं। रिएक्टेंट के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एनर्जी गेन करते हैं। उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। एनर्जी गेन करने के बाद वो प्रोडक्ट में तब्दील हो जाते हैं। अगर सपोज करते हैं 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे अच्छा 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो मॉलिक्यूल्स की फ्रैक्शन है प्रोडक्ट बनाने वाले, जो बेटा प्रोडक्ट बनाने वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, प्रोडक्ट बनाने वाले मॉलिक्यूल सपोज करते हैं 100 हैं, 100 मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट बनाने वाले हैं। अच्छा तो 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या हो जाएगा? इन मॉलिक्यूल्स की तादाद डबल हो जाएगी। 200 मॉलिक्यूल्स होंगे जो प्रोडक्ट बनाने के एबल होंगे। मतलब कि प्रोडक्ट बना सकते हैं ये। इसका मतलब है टेम्परेचर जब 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा तो मॉलिक्यूल्स की फ्रैक्शन डबल हो गई है। देखो टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा है हमने, टेम्परेचर 20 से 30 हुआ है, 10 डिग्री या 10 केल्विन बढ़ा, मॉलिक्यूल्स की तादाद डबल हो गई। देखो मॉलिक्यूल्स की तादाद क्या हो गई? डबल हो गई है। मॉलिक्यूल्स की तादाद डबल हो गई जो प्रोडक्ट बनाने के एल हैं। और 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या हो जाएगा? 400 मॉलिक्यूल्स होंगे जो प्रोडक्ट बनाने के एबल हो जाएंगे। 400 मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट बना सकते हैं और उनकी एनर्जी थ्रेशोल्ड के बराबर होगी। अच्छा 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या हो जाएगा? 800 मॉलिक्यूल्स होंगे जो प्रोडक्ट बनाने के एबल हो जाएंगे, उनकी तादाद डबल होती जाएगी। तो हर 10 डिग्री, मतलब एक रफ आइडिया है ये, कोई इस तरह नहीं है, एक रफ कैलकुलेशन है, एक रफ आइडिया। इसके उधर उधर भी हो सकता है, कम ज्यादा भी हो सकता है, मगर एक रफ कैलकुलेशन है कि हर 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर राइज करने से
रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स डबल फॉर एवरी डिग्री, एवरी 10 डिग्री से 10 डिग्री या 10 केल्विन राइज इन द टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर आपके 10 केल्विन बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो डबल हो जाएगा। अच्छा देखो, डबल होने का रीजन क्या है कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने से क्यों मॉलिक्यूल्स की तादाद डबल हो जाती है या रेट ऑफ रिएक्शन डबल क्यों होता है? एक्चुअली होता यह है कि जितने भी रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स हैं उनकी जो एनर्जी है वो एक जैसी नहीं है, कम ज्यादा एनर्जी होती है। तो उनकी क्या करते हैं, हम लेते हैं एवरेज काइनेटिक एनर्जी। बेटा एवरेज काइनेटिक एनर्जी, अब एवरेज काइनेटिक एनर्जी की एक वैल्यू होगी, उनमें हाई एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स भी होंगे, उनमें लो एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स भी होंगे, उनमें ऐसे मॉलिक्यूल्स होंगे जिनकी एनर्जी इंटरमीडिएट होगी, दरमियानी एनर्जी भी होगी, उनका सबका हम एवरेज लेते हैं। तो अब कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होंगे जिनकी एनर्जी एवरेज से भी ज्यादा होगी, सपोज करते हैं एवरेज 60 जूल है, और कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होंगे जिनकी एनर्जी 100 जूल होगी, कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होंगे जिनकी एनर्जी 20 जूल होगी, किसी की 30 जूल होगी, 40 जूल होगी, 50 जूल होगी। इसका सबका हम एवरेज निकाला और एवरेज है 60 जूल। और कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जिनकी एनर्जी एवरेज से भी ज्यादा है और कुछ की एनर्जी एवरेज से भी कम है। तो जो हाई एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स होंगे, जो बेटा हाई एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स हैं, उनको थोड़ी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी और वो प्रोडक्ट बनाने के एबल होंगे, उनको थोड़ी हीट देंगे तो वो प्रोडक्ट बना लेंगे। तो फिर क्या होता है, जब हम 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो जो मॉलिक्यूल्स की फ्रैक्शन है, जो मॉलिक्यूल्स की तादाद है, जो प्रोडक्ट बनाने वाले मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी एनर्जी थ्रेशोल्ड के बराबर है, जिनको रिक्वायर्ड एक्टिवेशन एनर्जी मिल गई है, उनकी तादाद डबल हो जाएगी, उनकी तादाद डबल हो जाएगी। पहले 100 मॉलिक्यूल्स थे जो सिर्फ प्रोडक्ट बनाने के एल थे, बाकी मॉलिक्यूल्स के पास इतनी रिक्वायर्ड एनर्जी थी नहीं जो प्रोडक्ट बना लें। मगर टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ, मतलब 30 हुआ, 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा, डिफरेंस 10 का आया है। बेटा इसके अंदर देखो डिफरेंस 10 का है, ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स की तादाद डबल हो गई। और टेम्परेचर 10 और बढ़ गया तो मॉलिक्यूल्स की तादाद और डबल हो गई है, 10 और बढ़ गया है तो मॉलिक्यूल्स की तादाद और डबल हो गई। ये एक रफ आइडिया है, एक रफ कैलकुलेशन है, क्योंकि जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है और जो फ्रैक्शन मॉलिक्यूल्स की है वो बढ़ जाती है और उनके पास उनकी कोलिजन सक्सेसफुल हो जाती है, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ता है। तो हर 10 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद, हर 10 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाएगा, या हर 10 केल्विन के बाद रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाता है। देखो बेटा, हर 10 डिग्री सेंटीग्रेड या हर 10 केल्विन के बाद रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। ठीक है, अब देखो इसके अंदर एक ग्राफ भी है इस तरह, बेटा ये काइनेटिक एनर्जी है ऑफ द मॉलिक्यूल्स और ये फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स की फ्रैक्शन, ठीक है, जो प्रोडक्ट बनाने वाले मॉलिक्यूल्स हैं उनकी, मतलब मॉलिक्यूल्स से जिनकी फ्रैक्शन। अब देखो ये जो एरिया है, ये वाला एरिया, ये हाई एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स का है। बेटा जैसे एनर्जी बढ़ रही है ना, ठीक है, देखो ये एनर्जी क्या हो रही है, बढ़ रही है, काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब है सिर्फ इतने मॉलिक्यूल्स हैं जो ज्यादा एनर्जी वाले हैं, ज्यादा एनर्जी वाले हैं और जिनकी एनर्जी थ्रेशोल्ड के बराबर होगी, जो प्रोडक्ट बनाने के एल होंगे। तो T1 पे देखो बेटा, ये T1 है, T1 पे मेजॉरिटी जो मॉलिक्यूल्स की एनर्जी लो है। देखो मेजॉरिटी जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी लो है। देखो फ्रैक्शन, ज्यादा फ्रैक्शन की एनर्जी क्या है बेटा, लो एनर्जी है। देखो आप लोग यहां से देखो आप लोग, तो ये वैल्यू क्या होगी, लो होगी ना, ये वैल्यू लो होगी। मगर थोड़े मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है। बेटा देखो ये काइनेटिक एनर्जी वैल्यू यहाँ पे तो कम होगी ना, काइनेटिक एनर्जी ऐसे बढ़ रही है, तो ज्यादा फ्रैक्शन वाले मॉलिक्यूल्स की एनर्जी कम है। ज्यादा जो मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी काइनेटिक एनर्जी क्या है, कम है। थोड़े मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं, थोड़े मॉलिक्यूल्स हैं, सिर्फ देखो थोड़ी तादाद है जिनकी काइनेटिक एनर्जी क्या बहुत ज्यादा है, जो प्रोडक्ट बनाने के अहल हैं। तो T1 पे ये जो शेडेड एरिया बता रहा है, शेडेड एरिया बता रहा है कि T1 पे थोड़े से मॉलिक्यूल्स हैं जो प्रोडक्ट बनाने के अहल हैं, जिनकी एनर्जी थ्रेशोल्ड के बराबर है, जिनके पास रिक्वायर्ड एक्टिवेशन एनर्जी है और वो प्रोडक्ट बनाने के अहल हैं। जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, बेटा टेम्परेचर को क्या करेंगे, हम बढ़ाएंगे तो क्या होगा, टेम्परेचर को बढ़ाने से क्या होता है, इस तरह का ग्राफ बन जाता है। देखो इस
यहाँ पे T1 है, ये बेटा ये एरिया T1 का है और ये एरिया किसका है, T2 का, शेडेड एरिया। तो T2 वाला एरिया ज्यादा है, इसका मतलब है जो हाई टेम्परेचर पे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ज्यादा मॉलिक्यूल्स के पास वो एनर्जी आ जाएगी, फ्रिक्शन ज्यादा हो जाएगी। अब देखो पहले फ्रिक्शन कम थी, इसको अगर हम कंपेयर करें इसके साथ तो T1 पे कम मॉलिक्यूल्स हैं। देखो T1 पे क्या है बेटा, कम मॉलिक्यूल्स हैं जो प्रोडक्ट बनने के एबल हैं, मगर T2 पे ज्यादा मॉलिक्यूल्स हैं जो प्रोडक्ट बनने के एबल हैं। और उनकी जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है T2 की वो भी ज्यादा है। देखो एवरेज काइनेटिक एनर्जी भी क्या है उनकी, ज्यादा मॉलिक्यूल्स की एवरेज मतलब ज्यादा एनर्जी है। जो T2 पे ज्यादा मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है और वो प्रोडक्ट बनाने के एबल भी हैं, और फ्रिक्शन भी ज्यादा है जो प्रोडक्ट बनाने के एबल है। इसका मतलब है जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं तो मॉलिक्यूल्स की फ्रिक्शन बढ़ती है, जो प्रोडक्ट बनाने वाले मॉलिक्यूल्स उनकी फ्रिक्शन बढ़ती है, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और एक मतलब एक रफ आइडिया जो मैंने आपको बता दिया कि हर 10 डिग्री सेंटीग्रेड या हर 10 केल्विन के बाद रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाता है। ठीक है, तो यह है टेम्परेचर का इफेक्ट। अच्छा दूसरी बात देखो बेटा, दूसरी बात यह होती है कि टेम्परेचर का इफेक्ट ज्यादातर पड़ता है बायोकेमिकल रिएक्शंस पे, टेकिंग प्लेस इन फूड, फूड के अंदर। अब देखो खाना, जो फूड हम खाना पकाते हैं, अगर उसको ओपन एयर में रख देते हैं, ओपन एयर में, तो वो जल्दी खराब हो जाता है हाई टेम्परेचर की वजह से। हाई टेम्परेचर की वजह से वो जल्दी डिकम्पोज हो जाता है। दूध को देखें, गर्मी के अंदर जल्दी खट्टा हो जाता है, सर्दी के अंदर नहीं होता वो, क्योंकि सर्दी में लो टेम्परेचर होता है, लो टेम्परेचर की वजह से उसका रेट ऑफ डिकम्पोजिशन स्लो हो जाता है। तो इसका मतलब है जो फूड मटेरियल है हाई टेम्परेचर पे जल्दी डिकम्पोज हो जाएगा और लो टेम्परेचर पे इसका रेट ऑफ डिकम्पोजिशन स्लो हो जाता है। अब जो गोश्त है या दूसरी चीजें हैं, ठीक है, उनको अगर हम ओपन एयर में रखेंगे तो जल्दी खराब हो जाती हैं। अगर उनको हम फ्रिज के अंदर, डीप फ्रीजर के अंदर रख देंगे, काफी दिनों तक वो पड़ी रहेंगी मगर खराब नहीं होंगी। तो ये होता है कि लो टेम्परेचर पे रेट ऑफ डिकम्पोजिशन स्लो हो जाता है। ठीक है, अगर उनको रखेंगे, आम जो टेम्परेचर होता है 5 डिग्री सेंटीग्रेड पे, रेफ्रिजरेटर का टेम्परेचर है, ठीक है, 5 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो उनको कुछ दिनों तक रख सकते हैं हम। अगर उसको थोड़ा और कूल कर देंगे -2 से -5 तक, -2 से -5 तक, तो कुछ वीक्स तक उनको हम प्रिजर्व कर सकते हैं। अगर उनकी डीप कूलिंग कर दें हम, डीप फ्रीजिंग कर दें -18 तक, तो सेवरल मंथ तक उसको हम प्रिजर्व कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जितना टेम्परेचर लो होगा उतना रेट ऑफ डिकम्पोजिशन स्लो हो जाता है फूड मटेरियल के अंदर, और जितना हाई टेम्परेचर होता है उतना रेट ऑफ डिकम्पोजिशन क्या होता है, बढ़ जाता है। तो इसका मतलब है टेम्परेचर हाई करने से जो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन है, ठीक है, वो बढ़ जाता है, रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो जाता है हाई टेम्परेचर पे। तो ये बेटा इफेक्ट है टेम्परेचर का। अच्छा उसके अलावा एक और इक्वेशन भी है जिसको कहते हैं अरिहंस इक्वेशन, ठीक है, जो डिस्क्राइब करती है इफेक्ट ऑफ के, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द वैल्यू ऑफ के। देखो एक अरिहंस की इक्वेशन है, तो ये कहता है के इज इक्वल टू ए ई, ये एक्सपोनेंट है बेटा, ये नेचुरल लॉगरिथम है, -E a/r t। तो ये अरिहंस की इक्वेशन है, ठीक है, ये डिस्क्राइब करती है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और टी टेम्परेचर है, आर क्या है, जनरल गैस कांस्टेंट। तो ये अरिहंस की इक्वेशन है,
कि k इज इक्वल टू ए ई क्या है बेटा, नेचुरल लॉगरिथम, उनके ऊपर जो एक्सपोनेंट है वो माइनस ई ए अपॉन आर टी। अच्छा, ये बता रहा है कि k की वैल्यू, ये क्वेश्चन इंफॉर्मेशन देती है कि वैल्यू ऑफ k डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो मतलब टेम्परेचर हाई होगा तो के की वैल्यू हाई होगी। के इंक्रीजेस, वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट के increases by increasing temperature। टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, के की वैल्यू बढ़ जाएगी। अच्छा, वैल्यू ऑफ के will be more if activation energy is small। activation energy EA is very low। अगर एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू लो होगी, एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू लो होगी तो के की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। इसका मतलब है वैल्यू ऑफ के विल बी मोर फॉर फास्ट रिएक्शन। जो फास्ट रिएक्शंस हैं, ठीक है बेटा, उनकी के की वैल्यू लार्ज होगी। ठीक है, आपके विल बी मोर फॉर फास्ट रिएक्शंस। फास्ट रिएक्शन के लिए के की वैल्यू लार्जर होगी। बेटा जो फास्ट रिएक्शंस होते हैं उनमें ईए की वैल्यू कम होती है, एक्टिवेशन एनर्जी लो होती है। देखो के की वैल्यू ज्यादा होगी फॉर फास्ट रिएक्शंस, क्योंकि फास्ट रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी लो होती है। जो एक्टिवेशन एनर्जी है इज लो, वो एक्टिवेशन एनर्जी लो होगी। एक्टिवेशन एनर्जी फास्ट रिएक्शन के लिए लो होगी और के की वैल्यू लार्जर होगी। ठीक है, वैल्यू ऑफ के विल बी स्मॉल when activation energy is high। अगर एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू हाई होगी, ठीक है, तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, स्मॉल हो जाएगी। अच्छा, अब टेम्परेचर बढ़ाते हैं हम। टेम्परेचर बढ़ाने से जो मॉलिक्यूल्स की फ्रैक्शन है उनकी एक्टिवेशन एनर्जी, बेटा एक्टिवेशन एनर्जी जो है ज्यादा मॉलिक्यूल्स के पास वो एक्टिवेशन एनर्जी आ जाती है। ज्यादा जो मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स की फ्रैक्शन, ज्यादा फ्रैक्शन के पास वो एनर्जी आ जाती है और वो प्रोडक्ट बनाने के अहल हो जाते हैं। इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है। तो इसमें से आपको रीडिंग भी करवा देता हूँ क्योंकि आपको आपके लिए हो सकता है कोई प्रॉब्लम भी हो इसके अंदर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर का। तो बेटा ये रीडिंग भी कर लेते हैं इफेक्ट ऑफ द टेम्परेचर की। और पेज नंबर 201 पे है ये बेटा, पेज 201 पे, फेडरल की बुक में 201 पेज खोलें, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। कहता है रिएक्शन रेट, जो रिएक्शन की स्पीड है, रिएक्शन का रेट है। देखो रिएक्शन का रेट इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन द टेम्परेचर। इसका मतलब रेट जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, टेम्परेचर के है। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है इंक्रीज हो जाता है बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर। अकॉर्डिंग टू कोलियन थ्योरी, कोलियन थ्योरी में हमने पढ़ा है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ कोलियन। रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, नंबर ऑफ कोलियन के। रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है बेटा, नंबर ऑफ कोलियन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब रेट जो है
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ कोलियन की, ठीक है, अमंग द मॉलिक्यूल्स। इन इंक्रीज इन द टेम्परेचर, जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर देते हैं, एवरेज काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज। देखो टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, या हम कहते हैं एवरेज काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। देखो टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। जो ग्राफ था इसमें वो यही तो बता रहा था कि टेम्परेचर T2 पे ज्यादा है, T2 पे ज्यादा टेम्परेचर है तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा है मॉलिक्यूल्स की। जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी भी T2 पे ज्यादा है, क्योंकि T2 पे ज्यादा टेम्परेचर है। तो कहता है इंक्रीज इन द टेम्परेचर इंक्रीज द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स, दिस इंक्रीज द एवरेज स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल्स, सारे स्पीड बढ़ जाएगी। इन इंक्रीज इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रिएक्टर मॉलिक्यूल्स इंक्रीज द कोलियन फ्रीक्वेंसी, कोलियन बढ़ जाएगी। इसका मतलब है टेम्परेचर बढ़ाने से कोलियन भी बढ़ जाती है। देखो बेटा टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कोलियन भी क्या हो जाएगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जो नंबर ऑफ कोलियंस है वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, टेम्परेचर है। कोलियन भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कोलियन बढ़ जाएगी, मगर वो कोलियन इफेक्टिव होनी चाहिए। अगर मॉलिक्यूल्स ऐसे कोलाइड होते रहेंगे तो कोई फायदा नहीं है। अगर वो कोलियन इफेक्टिव है तो उस इफेक्टिव कोलियन से प्रोडक्ट बन सकता है। और इफेक्टिव कोलियन वो होगी जिनकी एनर्जी कम से कम थ्रेशोल्ड के बराबर हो। जिन मॉलिक्यूल्स की एनर्जी कम से कम थ्रेशोल्ड के बराबर है वो मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट बनाने के एल हो जाएंगे। अगर उनकी एनर्जी थ्रेशोल्ड से थोड़ी भी कम है तो वो मॉलिक्यूल्स की कोलियन जो होगी वो इफेक्टिव नहीं होगी, वो फ्रूटफुल नहीं होगी, उससे कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा। अच्छा दूसरी बात यह कि उनकी प्रॉपर ओरिएंटेशन भी होनी चाहिए, मतलब जो मॉलिक्यूल्स हैं वो प्रॉपरली ओरिएंटेड भी हों। However, only effect कोलियन bring about the reaction, कहता है इफेक्ट कोलियन से ही प्रोडक्ट बन सकता है। All the molecules at any temperature, जितने मॉलिक्यूल्स हैं आम टेम्परेचर पे, are very few molecules possess energy of excitation, मतलब उनमें कुछ मॉलिक्यूल्स होंगे जिनकी एनर्जी उनकी एनर्जी थ्रेशोल्ड के बराबर होगी। देखो बेटा ये मॉलिक्यूल्स, ये इतने मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी एनर्जी प्रोडक्ट बनाने के अहल है, मतलब ये मॉलिक्यूल्स हैं जो प्रोडक्ट बनाने के एबल हैं। सिर्फ ये T1 पे इतने मॉलिक्यूल्स हैं, थोड़ी सी तादाद है मॉलिक्यूल्स की। देखो मॉलिक्यूल्स ज्यादा हैं मगर उनकी थोड़ी सी तादाद है जो प्रोडक्ट बनाने के एबल है। जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो उनकी तादाद भी बढ़ेगी। कहते हैं आम टेम्परेचर पे थोड़े मॉलिक्यूल्स होंगे जिनकी एनर्जी, उनके पास एक्टिवेशन एनर्जी होगी, उनकी एनर्जी थ्रेशोल्ड के बराबर होगी और वो प्रोडक्ट बनाने के एबल होंगे। ऑल द मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट डू नॉट पॉसेस सेम एनर्जी, जाहिर है सारे मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी एक जैसी नहीं होगी। सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी एनर्जी एक जैसी होती भी नहीं है वैसे भी एट द पर्टिकुलर टेम्परेचर। मोस्ट ऑफ देम पॉसेस, उनमें से कुछ ऐसे भी होंगे जिनकी एनर्जी एवरेज से भी ज्यादा होगी। मैंने आपको बताया ना एवरेज अगर 60 जूल है तो कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होंगे जिनकी एनर्जी 100 जूल होगी और कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी एनर्जी 20 जूल होगी। तो कुछ मॉलिक्यूल्स की एनर्जी एवरेज से भी ज्यादा होगी, कुछ की एवरेज से भी कम होगी, क्योंकि हम सबका एवरेज ले रहे हैं। ठीक है, तो a fraction of molecules having kinetic energy more, ऐसे फ्रैक्शन जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, मॉलिक्यूल्स ऐसे जिनकी काइनेटिक एनर्जी क्या है ज्यादा है, वो प्रोडक्ट बनाने के अहल होंगी, उनकी कोलियन इफेक्टिव होंगी, उनकी कोलियन से प्रोडक्ट बन जाएगा। द फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल्स हैविंग काइनेटिक एनर्जी मोर देन द एवरेज काइनेटिक एनर्जी टू द शेडेड एरिया, जो शेड किया हुआ एरिया है। और ये एनर्जीज की डिस्ट्रीब्यूशन की थी मैक्सवेल बोल्ट्जमैन ने, ठीक है, कर्व, ये जो कर्व आई है उसके मुताबिक एट द टेम्परेचर इज इंक्रीज द एरिया ऑफ द शेडेड एरिया, टेम्परेचर जैसे इंक्रीज होगा तो ये शेडेड एरिया बढ़ गया। अब बेटा T1 पे शेडेड एरिया थोड़ा सा है, देखो T1 पे ये है एरिया जो प्रोडक्ट बनाने के एबल है,
ये एरिया है मॉलिक्यूल्स हैं जो प्रोडक्ट बनाने के एबल हैं, मगर T2 पे देखो एरिया क्या हो गया, बढ़ गया है। T2 पे एरिया क्या हो गया, डबल हो गया है, जो प्रोडक्ट बनाने के एबल है। तो T2 पे ज्यादा मॉलिक्यूल्स हैं जो प्रोडक्ट बनाने के एबल हैं। तो इसका मतलब जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो जो जो पोर्शन मॉलिक्यूल्स का है बेटा, मॉलिक्यूल्स का पोर्शन या फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल्स जो जिनकी एनर्जी कम से कम थ्रेशोल्ड के बराबर है, उनकी तादाद बढ़ेगी, उनकी फ्रैक्शन बढ़ेगी। अब देखो फ्रैक्शन, ये थोड़ी सी फ्रैक्शन, फिर ज्यादा, उसके बाद ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा, इस तरह मॉलिक्यूल्स की तादाद बढ़ती जाएगी, वो प्रोडक्ट बनाने के एबल होते जाएंगे और रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ता जाएगा। और ये कह रहा है इन इंक्रीज इन द टेम्परेचर इंक्रीज द नंबर ऑफ द रिएक्टर मॉलिक्यूल्स हैविंग इनफ एनर्जी फॉर द इफेक्टिव कोलिन, जिनकी एनर्जी काफी होगी इफेक्टिव कोलिन के लिए और वो प्रोडक्ट बनाने के एबल होंगे। और जनरली है कि 10 केल्विन अगर टेम्परेचर राइज करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन डबल होगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स डबल, यह है कि रेट ऑफ रिएक्शन becomes double for every 10 Kelvin rise in temperature। 10 केल्विन या 10 डिग्री सेंटीग्रेड, बात एक ही है, क्योंकि डिफरेंस की बात कर रहा है। 10 केल्विन राइज इन द टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर 10 केल्विन बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद अरियंस ने 1889 के अंदर स्टडी किया था इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑन द टेम्परेचर ऑन रेट या रेट कांस्टेंट। बेटा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट कांस्टेंट, के ऊपर क्या असर पड़ता है टेम्परेचर का। तो उसने एक इक्वेशन बनाई थी जिसको अरियंस की इक्वेशन कहा जाता है, ठीक है, जो कहती है के इज इक्वल टू ए ई माइनस ई ए अपॉन आर टी। तो बेटा के क्या है, रेट कांस्टेंट है, ई ए क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी है, टी क्या है, टेम्परेचर है, आर क्या है, जनरल गैस कांस्टेंट है, जिसको अरियंस, और ए क्या है बेटा, ए को हम क्या कहते हैं, अरियंस कांस्टेंट भी कह सकते हैं, या जो है डिपेंड करता है कोलियन पे, फ्रीक्वेंसी ऑफ द कोलियन। तो ए की वैल्यू डिपेंड किस पे करेगी, फ्रीक्वेंसी ऑफ द कोलियन पे डिपेंड करती है, ठीक है, ओरिएंटेशन पे डिपेंड करती है कोलियन और उनकी प्रॉपर ओरिएंटेशन। तो ये कहता है रेट कांस्टेंट के वेरीज विथ टेम्परेचर, के की वैल्यू टेम्परेचर से चेंज होगी, विथ इंक्रीज द टेम्परेचर इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा और के की वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है। उसके बाद जो इफेक्ट है कैटलिस्ट का, इस यहां तक यही लिखा हुआ था। देखो ये फेडरल की बुक में से आपको मैंने पढ़ा दिया है, सिंध के सिलेबस में भी आपको मैंने पढ़ा दिया है, जो टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है बायोकेमिकल प्रोसेस के ऊपर। अब उसके बाद है प्रेजेंस ऑफ द कैटलिस्ट, ठीक है। अब कैटलिस्ट की मौजूदगी, बेटा दूसरा इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, देखो कैटलिस्ट क्या होता है बेटा, कैटलिस्ट इज ए केमिकल सब्सटेंस व्हिच अल्टर द रेट ऑफ रिएक्शन। कैटलिस्ट केमिकल सब्सटेंस होता है जो अल्टर करता है रेट ऑफ रिएक्शन को, रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज कर देता है। और चेंज दो तरह की होती है, एक होती है पॉजिटिव चेंज, दूसरी होती है नेगेटिव चेंज। तो इसका मतलब है एक कैटलिस्ट पॉजिटिव कैटलिस्ट होते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देते हैं। अच्छा, दूसरे नेगेटिव कैटलिस्ट हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज कर देते हैं। देखो जो पॉजिटिव कैटलिस्ट हैं वो जो है एक्टिवेशन एनर्जी को लो कर देते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी लो होने से रिएक्शन फास्ट हो जाता है। इसका मतलब है कैटलिस्ट चेंज द पाथ ऑफ रिएक्शन। कैटलिस्ट क्या करता है, पाथ को चेंज करता है, रिएक्शन का जो पाथ है उसको चेंज करता है और रिएक्शन को ऐसे पाथ से लेकर जाता है जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी के लिए लो होगी। और जब एक्टिवेशन एनर्जी के लिए लो होगी तो रिएक्शन फास्ट हो जाएगा, ठीक है। जो नेगेटिव कैटलिस्ट है वो एक्टिवेशन एनर्जी को लो नहीं करता, रादर इट कंबाइन विथ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, वो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन हो जाता है और जो एक्टिव साइट्स होती है इनको बिला कर देता है।
अब जब रिएक्टेंट की एक्टिव साइड ब्लॉक हो जाएंगी, उसके बाद भले मालिक्यूल्स कोलाइड होते रहेंगे मगर उनसे कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा। ऐसे कैटलिस्ट को हम क्या कहते हैं? नेगेटिव कैटलिस्ट कहते हैं। नेगेटिव कैटलिस्ट जो होता है रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर देता है? डिक्रीज कर देता है। ठीक है, उनको इनहिबिटर भी वैसे कहा जाता है। नेगेटिव कैटलिस्ट को इनहिबिटर भी कहा जाता है कि रिएक्शन को इनहिबिट कर देते हैं, रिएक्शन को रोक लेते हैं, स्पीड को स्लो डाउन कर देते हैं। ठीक है, अब एक और कैटलिस्ट की टाइप है जिनको हम कहते हैं ऑटो कैटलिस्ट, मगर हम आते हैं पहले इसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद आते हैं ऑटो कैटलिस्ट। उसके बाद इसके अंदर जो फेडलर की बुक के अंदर है वो है होमोजीनियस कैटलिस्ट, होमोजीनियस कैटलाइसिस और हेटेरोजीनियस कैटलाइसिस। अब बेटा होमोजीनियस कैटलाइसिस, होमोजीनियस कैटलाइसिस और हेटेरोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब है जो रिएक्टेंट की फिजिकल स्टेट होगी, जो रिएक्टेंट की फिजिकल स्टेट है, कैटलिस्ट की भी फिजिकल स्टेट वो होगी। अगर रिएक्टेंट गैस वाले फॉर्म में है तो कैटलिस्ट भी गैस वाले फॉर्म में होगा, तो ये होमोजीनियस। अगर रिएक्टेंट जो लिक्विड फॉर्म में है तो कैटलिस्ट भी लिक्विड फॉर्म में होगा, तो ये होमोजीनियस हो गया। अगर रिएक्टेंट सॉलिड फॉर्म में है तो कैटलिस्ट भी अगर सॉलिड फॉर्म में है तो होमोजीनियस हो जाएगा। अच्छा, दूसरा होता है हेटेरोजीनियस कैटलाइसिस। हेटेरोजीनियस का मतलब है जो रिएक्टेंट की फिजिकल स्टेट होगी और कैटलिस्ट की फिजिकल स्टेट डिफरेंट होगी। बेटा रिएक्टेंट की फिजिकल स्टेट और कैटलिस्ट की फिजिकल स्टेट डिफरेंट होगी। सपोज करते हैं रिएक्टेंट गैस वाले फॉर्म में है और जो कैटलिस्ट है वो सॉलिड फॉर्म में। जैसे हाइड्रोजनेशन अब होता है इथीन, इथीन की हाइड्रोजनेशन के लिए निकल यूज करते हैं, तो निकल तो सॉलिड में है मगर इथीन और हाइड्रोजन तो लिक्विड गैस फॉर्म में होती है। इससे अमोनिया की जो फॉर्मेशन होती है उसमें आयरन को हम यूज करते हैं एज ए कैटलिस्ट। तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन तो गैसेज हैं मगर आयरन क्या है बेटा? वो सॉलिड फॉर्म में है, तो इसका मतलब है इसको कहते हैं हेटेरोजीनियस कैटलाइसिस। अच्छा, ईस्टर की हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं, ईस्टर की हाइड्रोलाइसिस। तो ईस्टर की हाइड्रोलाइसिस में ईस्टर और वाटर ये लिक्विड फॉर्म में है और सल्फ्यूरिक एसिड जो कैटलिस्ट होता है वो भी लिक्विड फॉर्म में, एसिड कैटलिस्ट यूज करते हैं, तो ये होमोजीनियस हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा होमोजीनियस कैटलाइसिस। डिकम्पोजिशन लाफिंग गैस, लाफिंग गैस की डिकम्पोजिशन उसमें क्लोरीन यूज करते हैं बेटा। डिकम्पोजिशन लाफिंग गैस, लाफिंग गैस की डिकम्पोजिशन में हम क्लोरीन को एज ए कैटलिस्ट यूज करते हैं। तो क्लोरीन गैस है और लाफिंग गैस वो भी गैस है, तो समझें उसकी फॉर्म क्या होगी? सेम फॉर्म होगी, सेम फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, या सल्फर डाइऑक्साइड की ऑक्सीडेशन जिसमें सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है, कॉन्टेक्ट प्रोसेस में V2O5 को यूज करते हैं। V2O5 सॉलिड में है, V2O5 बेटा सॉलिड फॉर्म में होता है और सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन क्या है? गैस फॉर्म में, तो ये समझे हेटेरोजीनियस हो गया। और लीड चेंबर प्रोसेस में भी सल्फ्यूरिक एसिड बनता है, उसके अंदर जो कैटलिस्ट होता है वो NO इस्तेमाल होता है। SO2 और O2 की ऑक्सीडेशन के लिए NO को एज ए कैटलिस्ट यूज करते हैं, तो वो समझे सेम फॉर्म होगी, मतलब वो होमोजीनियस कैटलाइसिस कहलाएगी। ठीक है, तो कैटलिस्ट का रोल होता है रेट ऑफ रिएक्शन में, क्योंकि कैटलिस्ट जो होता है वो रिएक्शन के पाथ को चेंज करता है, रिएक्शन के वे को चेंज कर देता है और ऐसे पाथ को चूज करता है जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी लो होती है। अब उनमें भी कैटलिस्ट के मतलब टाइप्स हैं। ठीक है, वो इतने एक जैसे इफेक्ट नहीं होते हैं। जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड की डिकम्पोजिशन के लिए, हाइड्रोजन पेरोक्साइड की जो डिकम्पोजिशन होती है इन द एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट की गैर मौजूदगी में 18 किलो कैलोरी है एक्टिवेशन एनर्जी हाइड्रोजन पेरोक्साइड की, इन द एब्सेंस ऑफ द कैटलिस्ट 18 किलो कैलोरी। अगर उसकी जगह पे हम आयरन यूज करेंगे तो आयरन रिड्यूस करेगा, इसको 18 से 13 कर देगा, कम करेगा। फिर प्लैटिनम यूज करेंगे वो 12 कर देगा, इसका मतलब एक्टिवेशन को और लो कर दिया इसने। मगर जो एंजाइम है, एंजाइम जो है एक्टिवेशन को और भी लो कर देते हैं एंजाइम कैटलिस्ट। इसका मतलब है एंजाइम ज्यादा इफेक्टिव है इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट से। एंजाइम जो कैटलिस्ट है प्रोड्यूस फ्रॉम लिवर, वो इस एनर्जी को क्या कर देता है? 5 किलो कैलोरी तक लेकर आता है। इसका मतलब है, और रिएक्शन वो रूम टेम्परेचर पे हो जाता है, इसको हीट की जरूरत भी नहीं पड़ती। ठीक है, तो अब बेटा कैटलिस्ट जो है वो केमिकल सब्सटेंस जो रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज कर देता है। ठीक है,
ठीक है, अल्टर करता है, अल्टर का मतलब चेंज करता है, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज करेगा। ठीक है, विदाउट कंज्यूमिंग, फिर सिर्फ खुद कंज्यूम नहीं होता बेटा, रिएक्शन में खुद कंज्यूम नहीं होता ये कैटलिस्ट। एट द एंड ऑफ रिएक्शन इट रिमेन अनचेंज, एंड ऑफ द रिएक्शन, जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा तो ये क्या रहेगा, बिल्कुल अनचेंज रहेगा, अनयूज रहेगा, यूज नहीं होगा। और बार बार वही सेम जो कैटलिस्ट होता है रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता रहता है बेटा, सेम कैटलिस्ट बार बार रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, अल्टरनेट पाथ, ये क्या करता है, अल्टरनेट पाथ प्रोवाइड करता है रिएक्शन को बेटा, कैटलिस्ट क्या करेगा, अल्टरनेट पाथ प्रोवाइड करेगा। जो कैटलिस्ट होता है लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी, फास्ट कैटलिस्ट क्या करेगा, एक्टिवेशन एनर्जी को लो कर देगा। ठीक है, नेगेटिव कैटलिस्ट डू नॉट लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी को लो नहीं करेगा। ठीक है, डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, ये डिक्रीज करता है रेट ऑफ रिएक्शन को। इसको इनहिबिटर भी कहा जाता है। कैटलिस्ट डू नॉट चेंज enthalpy of reaction and product, बेटा कैटलिस्ट क्या करेगा, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट को रिएक्टेंट को चेंज नहीं करेगा। अच्छा, वैल्यू ऑफ डेल्टा एच विल रिमेन सेम, बेटा डेल्टा एच की वैल्यू सेम रहेगी, अगर आप कैटलिस्ट यूज करेंगे ना करेंगे तो भी डेल्टा एच की वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कैटलिस्ट एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन को चेंज नहीं करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को चेंज करता है, एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन को चेंज नहीं करेगा। कैटलिस्ट जो है इक्विलिब्रियम को इफेक्ट नहीं करता,
इक्विलिब्रियम को इफेक्ट नहीं करेगा। और जितना ये फॉरवर्ड को बढ़ाएगा उतने बैकवर्ड को बढ़ाता है, क्योंकि इक्विलिब्रियम में क्या होता है, रिएक्शन फॉरवर्ड भी जाता है और बैकवर्ड भी जाता है। तो ये जितनी गुना फॉरवर्ड रिएक्शन को बढ़ाएगा उतनी गुना बैकवर्ड रिएक्शन को बढ़ा देता है, मतलब इक्वली बढ़ाता है फॉरवर्ड को भी और बैकवर्ड को भी। ठीक है, तो इधर से हम पढ़ लेते हैं कैटलिस्ट के बारे में। उसके बाद जो बाकी टॉपिक्स रहेंगे जिनमें रेट डिटरमाइनिंग स्टेप अभी रहता है हमारा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप या स्लो स्टेप को हम कहते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, क्योंकि रिएक्शन का मैकेनिज्म है वो। बेटा रिएक्शन का मैकेनिज्म हमने पढ़ना है, क्योंकि ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन के मैकेनिज्म पे डिपेंड करता है। और जो उसके अंदर स्लोएस्ट स्टेप होता है उसको कहते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, वो हमने पढ़ना है। और उसके बाद डिटरमाइनिंग ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को किस तरह डिटरमाइन करते हैं, कैलकुलेट कैसे करेंगे हम, किस तरह बता देंगे कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा। तो अब आते हैं कैटलिस्ट पे, और उसके बाद कोलियन थ्योरी दोबारा रिपीट कर देंगे हम। 206 पेज पर है ये बेटा, 206 पेज पर है कैटलिस्ट। देखो पेज नंबर है 206। कहते हैं मेनी इंडस्ट्रियल रिएक्शंस, बहुत ज्यादा जो इंडस्ट्रियल रिएक्शंस होते हैं वो होते हैं हाई टेम्परेचर पे। हाई टेम्परेचर पे क्यों? क्योंकि हाई टेम्परेचर पे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा भी सही। अमोनिया की फॉर्मेशन, अमोनिया की जो फॉर्मेशन है उसमें हम टेम्परेचर को हम हाई रखते हैं। टेम्परेचर को हाई रखने से क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। यील्ड तो कम हो जाती है मगर रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। ठीक है, अच्छा उसके बाद जो सल्फ्यूरिक एसिड की फॉर्मेशन होती है जिसमें सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड से सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है, ये दोनों रिएक्शन रिवर्सिबल है, इनमें भी हम टेम्परेचर रखते हैं। इंट्रोड्यूस सेफ्टी। अच्छा, द डिफरेंट मेथड फॉर इंक्रीजिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, क्योंकि सारे डिफरेंट मेथड इस्तेमाल करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाने के लिए। अब देखो इसमें एक चीज और भी है, इसके अंदर एक चीज और भी आपको पढ़ानी है। इधर देखो, ये है इसको हम क्या कहते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी। ये थ्रेशोल्ड एनर्जी है बेटा, ये थ्रेशोल्ड एनर्जी है, मतलब यहां से लेकर ये रिएक्टर की अपनी एनर्जी होगी। ये बेटा एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है, ये एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट, ये रिएक्टेंट की अपनी एनर्जी है। और ये एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट है, ये एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट हो गया, यहां से लेकर यहां तक ये एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट हो गया। अब देखो यहां से ये रिएक्टर की अपनी एनर्जी है जिसको हम क्या कहते हैं, एवरेज इंटरनल एनर्जी कहते हैं, मगर वो एवरेज इंटरनल एनर्जी प्रोडक्ट बनाने के लिए काफी नहीं है। प्रोडक्ट बनाने के लिए और एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए। तो बेटा ये एक्स्ट्रा जो एनर्जी है, इस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी, जो पढ़ चुके हैं पहले भी हम कल। ये एक्टिवेशन एनर्जी है, इस ग्राफ को क्या कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। ये एक्टिवेशन एनर्जी है इन द एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट की गैर मौजूदगी में। बेटा ये कैटलिस्ट की गैर मौजूदगी में एक्टिवेशन एनर्जी इन एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट की गैर मौजूदगी में, अगर कैटलिस्ट मौजूद होगा बेटा, कैटलिस्ट मौजूद होगा तो एक्टिवेशन एनर्जी के लिए लो हो जाएगी। कैटलिस्ट की मौजूदगी में देखो एक्टिवेशन एनर्जी के लिए लो हो जाती है। ठीक है, कम हो गई, और ये सिर्फ इतनी एनर्जी है बेटा। ये एक्टिवेशन एनर्जी है इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट।
कैटलिस्ट की मौजूदगी में। इसका मतलब है कैटलिस्ट अगर मौजूद होगा तो एक्टिवेशन एनर्जी को लो कर देगा। और यहां पे बना है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, अनस्टेबल प्रोडक्ट बेटा, अनस्टेबल इंटरमीडिएट, जिसको कहते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। देखो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की एनर्जी हाई है, उसके बाद वो एनर्जी लूज करता है, लूज करने के बाद वो प्रोडक्ट में तब्दील हो जाता है। देखो रिएक्टेंट है, वो रिएक्टेंट एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, रिएक्टेंट को हम एनर्जी सप्लाई करते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी देते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी देने से उसकी एनर्जी बढ़ती जाती है और यहाँ पे मैक्सिमम हो जाती है यहाँ, ठीक है। ये बराबर हो गई ये एनर्जी, ठीक है। और ये प्रोडक्ट की एंथैल्पी है, और को चेंज करने से एक्टिवेशन जी उसकी क्या होगी, लो होगी। ये जो दूसरा पाथ है, अल्टरनेट पाथ है, उसकी एक्टिवेशन जी लो है, और एक्टिवेशन जी लो होगी तो रिएक्शन क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। तो बेटा ये जो एनर्जी है, ये एक्टिवेशन एनर्जी है किसकी मौजूदगी में, कैटलिस्ट की मौजूदगी में। एक्टिवेशन एनर्जी, और ये जो एनर्जी है एक्टिवेशन, यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक ये एनर्जी है कैटलिस्ट के एब्सेंट में। इसका मतलब कैटलिस्ट एब्सेंट है तो एक्टिवेशन हाई है, जब कैटलिस्ट प्रेजेंट है तो एक्टिवेशन जी लो है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनेगा, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनेगा, ठीक है। यहाँ पे बेटा एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना है कैटलिस्ट की मौजूदगी में, कैटलिस्ट की मौजूदगी में एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स यहाँ पे बना है, कैटलिस्ट की गैर मौजूद में एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स ऊपर बना है, देखो, और जिसकी एक्टिवेशन जी बहुत हाई है। अच्छा, अब एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन जो है, एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन देखो, तो होता है एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। तो कैटलिस्ट ने प्रोडक्ट की एंथैल्पी और रिएक्टेंट की एंथैल्पी क्या कौन से चेंज किया, नहीं चेंज किया। प्रोडक्ट की एंथैल्पी, ये रिएक्टेंट की एंथैल्पी है और ये प्रोडक्ट की एंथैल्पी, वो तो सेम रहे, ठीक है। और ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है बेटा, रिएक्शन क्या है, एक्सोथर्मिक है, क्योंकि प्रोडक्ट की एंथैल्पी कम है, प्रोडक्ट की एंथैल्पी क्या है, कम है, ये प्रोडक्ट की एंथैल्पी जो बहुत ही कम है, और ये रिएक्टेंट की एंथैल्पी जो बहुत ही ज्यादा है, उसका मतलब रिएक्शन क्या होगा, ये एक्सोथर्मिक हो जाएगा। एंडोथर्मिक का भी कल में पढ़ाती है आप लोगों को, ठीक है। तो एक कैटलिस्ट की मौजूदगी, तो यहाँ पे ये ग्राफ भी बना हुआ है। तो कैटलिस्ट क्या है बेटा, एक केमिकल सब्सटेंस व्हिच एक्सीलरेट केमिकल रिएक्शन, मगर एक्सीलरेट भी करता, रिटार्ड भी कर देता रिटार्डेशन, क्योंकि कैटलिस्ट दो टाइप के हैं, पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, बट रिमेन केमिकली अनचेंज, वो केमिकली अनचेंज रहता है, केमिकली अनचेंज रहता है एट द एंड ऑफ रिएक्शन में is called catalyst and the phenomenon is called catalysis. एक कैटलिस्ट प्रोवाइड द न्यू मैकेनिज्म, कैटलिस्ट क्या करता है, एक नया मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है। देखो बेटा कैटलिस्ट क्या करेगा, रिएक्शन का एक नया मैकेनिज्म प्रोवाइड करेगा, और जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, लो होगी। नया मैकेनिज्म प्रोवाइड करेगा जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी लो होगी उस नए मैकेनिज्म की। दस कैटलिस्ट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, सारे कैटलिस्ट इंक्रीज करेगा रेट ऑफ रिएक्शन को बाय डिक्रीजिंग द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को कम कर देता है, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाएगा, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को कम कर देगा। एक कैटलिस्ट हैज नो इफेक्ट ऑन द टोटल थर्मोडायनामिक एंथैल्पी, कैटलिस्ट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, डेल्टा एच पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है बेटा। कैटलिस्ट हैज नो इफेक्ट ऑन द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच, तो कैटलिस्ट इफेक्ट ऑन द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच, डेल्टा एच पे कैटलिस्ट मौजूद हो नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो तो वैल्यू सेम ही है, जब कैटलिस्ट नहीं था तो भी इनकी वैल्यू वही रही थी, अगर कैटलिस्ट मौजूद था तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस पर। कैटलिस्ट हैज नो इफेक्ट ऑन द थर्मोडायनामिक एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन, डेल्टा एच पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रीजन के कैटलिस्ट हैज कैन नॉट चेंज द केमिकल रिएक्शंस नॉट फेवर द थर्मोडायनामिकली, बेटा केमिकल रिएक्शन को चेंज नहीं करता और थर्मोडायनामिक की वैल्यू को भी चेंज नहीं करेगा, डेल्टा एच को चेंज करेगा ही नहीं कैटलिस्ट।
ठीक है, अब एग्जांपल देता है ओजोन की। बेटा एग्जांपल किसकी है? ओजोन की। जो ओजोन है O3, ये डिकम्पोज हो जाते हैं ऑक्सीजन के अंदर। बेटा ओजोन किस में डिकम्पोज हो गई? ऑक्सीजन के अंदर। और जो इसकी एक्टिवेशन एनर्जी है EA, एब्सेंस ऑफ द कैटलिस्ट 17 है, 0.1। बेटा एब्सेंस ऑफ द कैटलिस्ट, कैटलिस्ट की गैर मौजूदगी में, कैटलिस्ट अगर मौजूद नहीं है, इन एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट, अच्छा अब क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है, जो रेफ्रिजरेटर हैं, उनसे गैस जो खारिज होती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या कर देते हैं? इसकी वैल्यू को कम कर देते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन डिफ्यूज, अगर क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ओजोन की लेयर के साथ डिफ्यूज हो जाए, ठीक है, तो वो क्या करेगा? वो एब्जॉर्ब करेगा शॉर्ट वेवलेंथ को। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो शॉर्ट वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेगा फ्रॉम द सन, सन से। ब्रेक द कार्बन क्लोरीन बॉन्ड, कार्बन क्लोरीन का बॉन्ड टूट जाएगा, कार्बन और क्लोरीन का बॉन्ड क्या हो जाएगा बेटा? ब्रेक हो जाएगा। प्रोड्यूस क्लोरीन एटम, वो प्रोड्यूस करेगा क्लोरीन एटम जो कैटलिस्ट का काम करेगा, और क्लोरीन एटम क्या करेगा? कैटलिस्ट का काम करेगा। देखो बेटा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो रेफ्रिजरेटर से रिलीज होती है, फ्रिज से इनसे रिलीज होती है, ठीक है, ये समझें ओजोन की लेयर को डिस्ट्रॉय करती है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन की लेयर को डिस्ट्रॉय करेगी। क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या करता है? ओजोन की लेयर को डिस्ट्रॉय करता है, जल्दी से रैपिडली डिस्ट्रॉय करेगा, ठीक है। और उसके लिए समझे एज ए कैटलिस्ट यूज होता है वो, और एज ए कैटलिस्ट यूज होता है क्लोरीन। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या करेगा? ओजोन के लेयर को डिस्ट्रॉय कर देता है, और एज ए कैटलिस्ट यूज होता है वो, तो ठीक है। ठीक है, ओजोन लेयर को डिस्ट्रॉय करेगा, ठीक है। उसमें जो क्लोरीन है वो एज ए कैटलिस्ट यूज होता है, उसके अंदर क्लोरीन एज ए कैटलिस्ट यूज होता है, क्योंकि जो सनलाइट है, सनलाइट से क्लोरोफ्लोरोकार्बन में कार्बन और क्लोरीन का बॉन्ड टूट जाएगा। बेटा सनलाइट की प्रेजेंस की वजह से कार्बन और क्लोरीन का बॉन्ड टूट जाएगा, और क्लोरीन जो है वो एज ए कैटलिस्ट यूज होगा, क्लोरीन इसको कैटलाइज करेगा, ठीक है। जो क्लोरीन का एटम है वो रिएक्शन को कैटलाइज करेगा इस तरह। देखो ओजोन लेयर O3 प्लस क्लोरीन क्या बन गया? O2 बनेगा ऑक्सीजन, और दूसरा बनेगा OCl। बेटा ओजोन है, उसके साथ क्लोरीन रिएक्ट करेगा, ऑक्सीजन बनेगा, और क्या बनेगा? OCl बनाता है, ठीक है। और इसकी एक्टिवेशन एनर्जी कितनी है? इसकी एक्टिवेशन एनर्जी इस स्टेप की है 2.1। कितना? 2.1 किलो जूल। इस स्टेप की एक्टिवेशन एनर्जी कितनी है? 2.1 है। अच्छा सेकंड स्टेप, अच्छा OCl, ठीक है, OCl किसके साथ मिल जाता है? ऑक्सीजन के साथ। बेटा OCl किसके साथ मिलेगा? ऑक्सीजन के साथ। तो क्या बनेगा? O2 बनेगा, और क्लोरीन अलग हो गया। तो क्लोरीन तो कैटलिस्ट था, कैटलिस्ट क्या हो गया? अलग हो गया। बेटा क्लोरीन कैटलिस्ट था, वो रिएक्शन से सेपरेट हो गया। कैटलिस्ट से इसलिए रिएक्शन अलग हो गया। और सेकंड स्टेप की एक्टिवेशन जी कितनी हो गई? सेकंड स्टेप की एक्टिवेशन जी 0.4। अब सम करोगे तो सम करने से क्या हो गया? एक्टिवेशन जी टोटल हो जाएगी 2.5 किलो जूल। अब देखो वो कितनी थी? 17 थी, इन द एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट 17 थी वैल्यू, और कैटलिस्ट की मौजूदगी में कितनी हो गई? 2.5 हो गई। तो इसका मतलब है ओजोन की डिकम्पोजिशन होती है ऑक्सीजन के अंदर, इन द एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट उसकी वैल्यू 17,
अगर कैटलिस्ट क्लोरीन यूज होगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, उसी से क्लोरोफ्लोरोकार्बन में कार्बन और क्लोरीन का जो बॉन्ड है वो टूट जाएगा सनलाइट की मौजूदगी में। सनलाइट से उनको एक्टिवेशन एनर्जी मिलेगी, वो बॉन्ड टूटेगा, क्लोरीन एटम बनेगा, और क्लोरीन एटम ओजोन की लेयर को डिस्ट्रॉय करेगा। क्लोरीन का जो एटम है देखो ओजोन को डिस्ट्रॉय किया, रिएक्ट किया O3 के साथ, ऑक्सीजन गैस बना दी और OCl बना दिया, या ClO बना दिया। OCl रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन गैस बनाता है, क्लोरीन अलग हो गया। अब ये जो क्लोरीन अलग हो गया, ये दूसरे ओजोन को डिस्ट्रॉय करेगा, फिर तीसरे को डिस्ट्रॉय करेगा, चौथे को डिस्ट्रॉय करेगा। इसका मतलब है खुद क्या होता है जाएगा, रिएक्शन से अलग होता जाएगा, क्योंकि एज ए कैटलिस्ट यूज हो रहा है, ठीक है। और रिएक्शन को आप ऐड करोगे, रिएक्शन को आप सम करोगे तो रिएक्शन ये हो जाएगा, ठीक है। ये OCl में कट जाएगा, इंटरमीडिएट है, ठीक है। क्लोरीन क्लोरीन में कट जाएगा, ठीक है। तो बचेगा क्या, O3 प्लस O, ये क्या बनाएंगे 2O2 बना देंगे। क्या बना देंगे, 2O2 बन जाएगा। और जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी 2.5 है, जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी नेट कितनी है 2.5 है, तो इसका मतलब है कैटलिस्ट की मौजूदगी में जो एक्टिवेशन एनर्जी थी वो लो हो गई। अब आते हैं टाइप्स ऑफ द कैटलाइजेस। बेटा जो आपको हमने पढ़ाए थे टाइप्स ऑफ द कैटलाइजेस, का मतलब है कैटलिस्ट की टाइप्स, ठीक है। एक होते हैं होमोजीनियस कैटलाइजेस, एक होते हैं हेट्रोजीनियस कैटलाइजेस। तो बेटा होमोजीनियस को पहले समझो। होमोजीनियस उसको कहा जाता है जिसमें रिएक्टेंट की फिजिकल स्टेट और कैटलिस्ट की फिजिकल स्टेट सेम हो। देखो होमोजीनियस कैटलाइसिस उसको कहा जाता है जिसमें रिएक्टेंट अगर गैस में तो कैटलिस्ट भी गैस स्टेट में हो, रिएक्टेंट सॉलिड में तो कैटलिस्ट भी सॉलिड फॉर्म में हो, रिएक्टेंट लिक्विड फॉर्म में तो कैटलिस्ट भी क्या हो, लिक्विड फॉर्म में हो। तो पहले आते हैं होमोजीनियस कैटलाइसिस। तो होमोजीनियस में कैटलाइसिस में क्या होगा, सेम फिजिकल स्टेट होगी। बेटा सेम फिजिकल स्टेट, ऑफ रिएक्टेंट एंड कैटलिस्ट। तो बेटा रिएक्टेंट और कैटलिस्ट की दोनों की फिजिकल स्टेट क्या हो, सेम हो, उसको हम क्या कहते हैं, होमो कैटलाइसिस कहते हैं। अब देखो एग्जाम्पल, इन लीड चेंबर process of formation of sulfuric acid। बेटा लीड चेंबर प्रोसेस होता है फॉर्मेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड का, ठीक है। उसके अंदर जो कैटलिस्ट यूज करते हैं वो NO इस्तेमाल होता है, NO2 इस्तेमाल होता है एज ए कैटलिस्ट। और उसके अंदर गैसेस कौन सी होती हैं, सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्लस ऑक्सीजन गैस बनती है सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस, और कैटलिस्ट कौन सा यूज करते हैं, NO2, वो भी गैस फॉर्म में। और कांटेक्ट प्रोसेस में V2O5 यूज करते हैं। तो बेटा कांटेक्ट प्रोसेस जो है वो हेटेरोजेनियस कैटलाइसिस के एग्जांपल है। जो कांटेक्ट प्रोसेस है उसमें भी सल्फ्यूरिक एसिड बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन मिलकर सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाते हैं, मगर उसके अंदर V2O5 को हम कैटलिस्ट यूज करते हैं, वो हेटेरोजेनियस कैटलाइसिस है। और ये होमोजीनियस है क्योंकि ये भी गैस और जो कैटलिस्ट है वो भी गैस फॉर्म में है। उसके अलावा नंबर 2, हाइड्रोलाइसिस ऑफ इथाइल एसीटेट। in the presence
ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। तो इसके अंदर H2SO4 कैटलिस्ट है बेटा, ठीक है। H2SO4 क्या है, कैटलिस्ट है, और ये लिक्विड फॉर्म में है। तो देखो CH3 COO C25 इथाइल एसीटेट प्लस वाटर, और वाटर होता है लार्ज एक्सेस में, पता है आप लोगों को, और रेट ऑफ रिएक्शन लार्ज एक्सेस पे डिपेंड नहीं करता, रिएक्शन रिवर्सिबल है। H2SO4 जो है वो एज ए कैटलिस्ट यूज हुआ है। अच्छा, ये एक्वस सॉल्यूशन, ये बेटा एक्वस में होगा, ये भी क्या होगा, एक्वस सॉल्यूशन का मतलब लिक्विड फॉर्म में होगा, ये भी लिक्विड फॉर्म में, वो भी लिक्विड फॉर्म में। एसिडिक एसिड बनेगा और प्लस इथाइल अल्कोहल बन जाएगा, ठीक है। और सब मतलब देखना रिएक्टेंट को, प्रोडक्ट को नहीं देखो आप लोग, रिएक्टेंट और कैटलिस्ट की स्टेट एक जैसी हो। इसमें तो ईस्टर भी एसिडिक एसिड भी लिक्विड में है, और इथाइल अल्कोहल भी क्या है बेटा, लिक्विड में है, ये भी एक्वस सॉल्यूशन में होगा, और ये भी एक्वस सॉल्यूशन में, दोनों एक्वस सॉल्यूशन में है। बेटा एसिडिक एसिड भी एक्वस सॉल्यूशन में, अल और इथाइल अल्कोहल भी एक्वस सॉल्यूशन में, ईस्टर भी एक्वस सॉल्यूशन में, वाटर भी, सॉरी सल्फ्यूरिक एसिड भी क्या है, एक्वस सॉल्यूशन में है। इसके अलावा हाइड्रोलाइसिस ऑफ सक्रोज, बेटा हाइड्रोलाइसिस ऑफ सक्रोज, सक्रोज की हाइड्रोलाइसिस, तो C12H22O11, ये होगा एक्वस सॉल्यूशन में, मतलब इसका सॉल्यूशन बनाएंगे हम, प्लस वाटर लिक्विड फॉर्म में। जो इसके लिए चाहिए एंजाइम, वो चाहिए सक्रेज। बेटा जो एंजाइम चाहिए इसके लिए वो होता है सक्रेज, सक्रोज के हाइड्रोलाइसिस के लिए एंजाइम सक्रेज होता है। ठीक है, और बनेगा क्या, C6H12O6 ग्लूकोज, और दूसरा बनेगा C6H12O6 फ्रक्टोज। तो आपको देखना ये है कि ऐसा रिएक्शंस हो जिसके अंदर जो रिएक्टेंट स्टेट, जो रिएक्टेंट की फिजिकल स्टेट हो वो भी कैटलिस्ट की फिजिकल स्टेट हो। बेटा रिएक्टेंट की फिजिकल स्टेट और कैटलिस्ट की फिजिकल स्टेट क्या हो, सेम हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, होमोजेनस कैटलाइसिस कहते हैं। अच्छा, उसके बाद ओजोन, बेटा ओजोन, ओजोन से बनती है ऑक्सीजन। इसके लिए अभी हमने पढ़ा था कि क्लोरीन भी कैटलिस्ट होता है, और नाइट्रिक ऑक्साइड भी क्या होता है, ये भी नाइट्रिक एसिड भी क्या करता है, ओजोन की डिप्लीशन करता है, ओजोन की लेयर को डिस्ट्रॉय करता है। नाइट्रिक ऑक्साइड NO, ये भी गैस, और नाइट्रिक ऑक्साइड भी क्या है, गैस है, जो ओजोन की लेयर को डिस्ट्रॉय कर देती है, ऑक्सीजन में तब्दील कर देती है। तो ये बेटा हो गया होमोजेनस कैटलिस्ट। ये हो गया होमोजेनस का मतलब है जिसमें रिएक्टेंट स्टेट की जो रिएक्टेंट है उसकी फिजिकल स्टेट और कैटलिस्ट फिजिकल स्टेट क्या हो, सेम हो। तो अब आते हैं हेटेरोजेनस कैटलाइसिस।
तो इसमें क्या होगा, डिफरेंट फिजिकल स्टेट, बेटा डिफरेंट फिजिकल स्टेट होगी। ऑफ कैटलिस्ट एंड रिएक्टेंट, जो रिएक्टेंट और जो कैटलिस्ट होगा उसकी फिजिकल स्टेट डिफरेंट होगी। जो बेटा रिएक्टेंट होगा और जो कैटलिस्ट होगा उसकी फिजिकल स्टेट डिफरेंट होगी। अगर रिएक्टेंट गैस में है तो कैटलिस्ट या तो लिक्विड में होगा या सॉलिड में होगा। ठीक है, अब देखो फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, बाय हेबर प्रोसेस। देखो हेबर प्रोसेस से अमोनिया बनती है बेटा, हेबर प्रोसेस से बनती है अमोनिया। अब देखो N2 नाइट्रोजन गैस प्लस हाइड्रोजन गैस बन जाती है अमोनिया गैस। अमोनिया गैस है, उसके लिए हम आयरन यूज करते हैं, पाउडर फॉर्म में आयरन यूज करते हैं, तो आयरन को एज ए कैटलिस्ट यूज करते हैं इसके लिए। ठीक है, फाइनल डिवाइडेड आयरन ऑक्साइड, सॉरी Fe2 लिखा तो उसमें Fe2 Fe था, इसमें लिखा हुआ Fe2 आयरन को एज ए कैटलिस्ट यूज करते हैं। फाइनली डिवाइडेड आयरन ऑक्साइड को एज ए कैटलिस्ट यूज किया जाता है। तो सिंध के सिलेबस में सिर्फ आयरन लिखा हुआ था, तो आयरन को कैटलिस्ट यूज करते हैं इसके अंदर। उसके अलावा कांटेक्ट प्रोसेस, फॉर्मेशन ऑफ H2SO4। बेटा कांटेक्ट प्रोसेस में H2SO4 बनता है। ठीक है, और उसमें भी सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फर डाइऑक्साइड में तब्दील करते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्लस ऑक्सीजन गैस मिलकर सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाते हैं। रिएक्शन रिवर्सिबल है। और एक्सोथर्मिक भी है। और V2O5 को यूज करते हैं एज ए कैटलिस्ट। बेटा V2O5 सॉलिड फॉर्म में होता है, वेनेडियम पेंटॉक्साइड सॉलिड फॉर्म में है, और ये भी सॉलिड फॉर्म में होता है। ये गैसेस में, रिएक्टेंट गैस में, और जो कैटलिस्ट है वो सॉलिड में है। बेटा ये कैटलिस्ट है, जो सॉलिड फॉर्म में यूज हुआ है। और ये भी क्या है, V2O5 एज ए कैटलिस्ट यूज हुआ है। यहां पे प्लैटिनम को भी यूज किया जाता है। बेटा प्लैटिनम, सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फर डाइऑक्साइड में तब्दील करने के लिए प्लैटिनम को भी यूज किया जाता है एज ए कैटलिस्ट। वो भी अच्छा। H2O2, बेटा डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2, H2O2 की डिकम्पोजिशन होती है। इसमें MnO2 सॉलिड फॉर्म में होता है, और ये लिक्विड फॉर्म में। गैस बन गया। ठीक है, तो ये भी हेट्रोजीनियस हो गया, क्योंकि ये सॉलिड फॉर्म में, ये गैस वाले फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में H2O2। और ये पॉजिटिव कैटलिस्ट है, MnO2 क्या है, पॉजिटिव कैटलिस्ट होता है। उसके बाद है फार्मिक एसिड की डिकम्पोजिशन। बेटा डिकम्पोजिशन ऑफ फार्मिक एसिड,
फार्मिक एसिड की डिकम्पोजिशन, देखो ये फार्मिक एसिड है HCOOH, लिक्विड फॉर्म है। उसके लिए जो कैटलिस्ट यूज किया हमने Al2O3 यूज किया है, Al2O3 सॉलिड फॉर्म में है। जो कैटलिस्ट यूज किया हमने सॉलिड फॉर्म में यूज किया है। और डिकम्पोज किस में हुआ, ये H2O में और कार्बन मोनोऑक्साइड में, गैस में। ठीक है, तो ये देखो ये लिक्विड में और ये सॉलिड में हो गया कैटलिस्ट। अच्छा, उसके बाद है बेटा कॉपर सॉलिड फार्मिक एसिड, ये फार्मिक एसिड है। उसके लिए Al2O3 कैटलिस्ट, और ये सेम फार्मिक एसिड और कैटलिस्ट कौन सा यूज किया हमने, कॉपर यूज किया है सॉलिड। तो बनेगा क्या, हमें मिलेगा क्या, हाइड्रोजन गैस मिलेगी और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगी। अच्छा, इसके अलावा हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन, बेटा अल्कीन की हाइड्रोजनेशन, अब देखो इथीन गैस है प्लस हाइड्रोजन गैस। उसके लिए कैटलिस्ट कौन सा यूज किया गया, निकल, प्लाटिनियम या PD, ये यूज करते हैं कैटलिस्ट। सबके सब सॉलिड में होते हैं, ये सब सॉलिड फॉर्म में होते हैं बेटा, सब के सब सॉलिड फॉर्म में है। ये जो कैटलिस्ट है निकल प्लाटिनम सब सॉलिड फॉर्म में होते हैं और बन जाता है इथेन गैस। और वेजिटेबल ऑयल, बेटा वेजिटेबल ऑयल जब उसके हम हाइड्रोजनेशन करते हैं, वेजिटेबल ऑयल में हाइड्रोजन ऐड करते हैं, तो वहां भी कैटलिस्ट निकल यूज करते हैं, निकल सॉलिड में होता है और बन जाता है वेजिटेबल घी। वेजिटेबल घी बन जाता है, वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी बन जाता है। तो वेजिटेबल ऑयल लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है, और हाइड्रोजन गैस फॉर्म में, और निकल जो है सॉलिड फॉर्म में है। तो इसका मतलब हुआ कि अच्छा, तो वेजिटेबल ऑयल प्लस हाइड्रोजनेशन, मार्गरीन का मतलब होता है बेटा मक्खन बन जाता है इससे, वेजिटेबल घी हो गई ये, वेजिटेबल घी जो होता है सॉलिड फॉर्म में है। ठीक है, तो ये देखना है हमें कि कैटलिस्ट की जो फिजिकल स्टेट है और जो रिएक्टेंट की फिजिकल स्टेट है वो डिफरेंट हो, तो उसको कहते हैं हेटेरोजीनियस कैटलाइसिस। बेटा हेटेरोजीनियस कैटलाइसिस में रिएक्टेंट की फिजिकल स्टेट और जो कैटलिस्ट है उसकी फिजिकल स्टेट डिफरेंट होंगी। और होमोजीनियस में जो फिजिकल स्टेट होगी तो वो कैटलिस्ट की भी सेम होगी, और जो रिएक्टेंट है उसकी फिजिकल स्टेट क्या होगी, सेम होगी। उसको क्या कहते हैं बेटा, होमोजीनियस कैटलाइसिस। ठीक है, अच्छा उसके बाद मैंने आपको पहले बता दिया कि कैटलिस्ट बेटा पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, और ऑटो कैटलिस्ट भी होते हैं। ठीक है, तो पॉजिटिव कैटलिस्ट कौन होगा, पॉजिटिव कैटलिस्ट वो होता है जो
which has lower activation energy. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल MnO2 क्या बेटा पॉजिटिव कैटलिस्ट है फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2. H2O2 की जो डिकम्पोजिशन है उसके लिए पॉजिटिव कैटलिस्ट है. MnO2 क्या करेगा, डिकम्पोजिशन, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन को बढ़ाएगा. तो H2O2 ये MnO2 है, इसको डिकम्पोज करेगा वाटर में और ऑक्सीजन में. ठीक है, अब आते हैं नेगेटिव कैटलिस्ट. they decrease the rate of reaction. ये रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर देते हैं, डिक्रीज कर देते हैं. दे आर कॉल्ड इनहिबिटर. ये रिएक्शन के लिए इनहिबिटर हैं. They do not decrease the energy of activation. They do not lower the activation energy. ये क्या कर देते हैं, एक्टिव साइट्स को ब्लॉक कर देते हैं. एक्टिव साइट्स के ब्लॉक होने से इफेक्टिव कोलियन कम हो जाती हैं और जिसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है. तो H2O2, अच्छा, ग्लिसरीन इज नेगेटिव कैटलिस्ट. for the decomposition of H2O2. बेटा जो ग्लिसरीन है वो नेगेटिव कैटलिस्ट है H2O2 की डिकम्पोजिशन के लिए. ठीक है, डिकम्पोजिशन को बढ़ाएगा नहीं, कम कर देगा. ये डिकम्पोजिशन को बढ़ाता है. MnO2 पॉजिटिव कैटलिस्ट, ये डिकम्पोजिशन को बढ़ाएगा. मगर जो ग्लिसरीन है वो नेगेटिव कैटलिस्ट है. ठीक है, फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2. H2O2 की डिकम्पोजिशन के लिए नेगेटिव कैटलिस्ट है. ठीक है, ये डिक्रीज करेगा रेट ऑफ डिकम्पोजिशन को. ये इनहिबिटर है बेटा, ग्लिसरीन जो है वो इनहिबिटर है जो डिकम्पोजिशन को रोकेगा. अब आते हैं ऑटो कैटलिस्ट. बेटा ऑटो कैटलिस्ट वो होता है जिसमें रिएक्शन के अंदर जो रिएक्शन होगा उसके अंदर एक प्रोडक्ट बनता है और वो प्रोडक्ट कैटलिस्ट का काम करता है. उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, ऑटो कैटलिस्ट. देखो रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करेगा. बेटा जो रिएक्टेंट है वो आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाता है और प्रोडक्ट में एक ऐसा कंपाउंड बनता है जो कैटलिस्ट का काम करता है, जो रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाता है. तो इस टाइप के कैटलिस्ट को हम क्या कहते हैं, ऑटो कैटलिस्ट. और ऑटो कैटलिस्ट में क्या होता है, रिएक्शन शुरू में स्लो होता है, बाद में फास्ट होता है. जो ऑटो कैटलाइज के रिएक्शन है उनमें रिएक्शन शुरुआत में स्लो होगा और बाद में क्या हो जाएगा, फास्ट होगा. जैसे वो प्रोडक्ट बनेगा और वो प्रोडक्ट क्या करेगा, रिएक्शन को कैटलाइज करेगा तो रिएक्शन की स्पीड बढ़ जाएगी, क्योंकि इनके अंदर
कैटलिस्ट ऑलरेडी हम ऐड नहीं कर रहे हैं, ऑलरेडी कैटलिस्ट ऐड नहीं कर रहे हैं, 2 या 3 रिएक्टर को मिला रहे हैं, उनके मिलने से जो प्रोडक्ट बन रहा है वो प्रोडक्ट जो है वो कैटलिस्ट का काम करता है, वो रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाता है, ठीक है। और इस टाइप के कैटलिस्ट को हम क्या कहते हैं, ऑटो कैटलिस्ट। one of the product of reaction देखो बेटा, कुछ ऐसे रिएक्शंस हैं जिनमें कोई एक प्रोडक्ट जो रिएक्शन का है वो कैटलिस्ट का काम करता है, उसको हम क्या कहते हैं, ऑटो कैटलिस्ट। इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन, जो इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन है इज स्लो, उसके बाद क्या होता है, इंक्रीज होता है। बेटा शुरू में रिएक्शन स्लो होगा और बाद में क्या होगा, बढ़ेगा, वो बाद में फास्ट हो जाएगा जैसे कंसर्न प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। तो अब इनमें एक एग्जांपल है रिडॉक्स टाइट्रेशन। रिडॉक्स टाइट्रेशन का मतलब है ऑक्सीडेशन रिडक्शन होती है पोटाशियम परमैंगनेट एंड ऑक्सैलिक एसिड। बेटा उसकी एग्जांपल है रिडॉक्स टाइट्रेशन, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन की टाइट्रेशन होगी पोटाशियम परमैंगनेट KMnO4 और ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है। तो एग्जांपल है रिडॉक्स टाइट्रेशन between oxalic acid H2C2O4 and potassium permanganate। तो बेटा पोटाशियम परमैंगनेट और ऑक्सैलिक एसिड के दरमियान जो रिडॉक्स टाइट्रेशन है, ठीक है, इन विच amine ions which are present in MnSO4 are autocatalyst। इसके अंदर बेटा एमिन आयंस ऑटोकैटलिस्ट है। देखते हैं किस तरह। पोटाशियम परमैंगनेट KMnO4, पोटाशियम परमैंगनेट पढ़कर आए KMnO4 है और जिसमें एमिन का ऑक्सीडेशन स्टेट है +7। पोटाशियम परमैंगनेट में एमिन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +7 है, प्लस ऑक्सैलिक एसिड H2C2O4, इसमें कार्बन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है +3 ऑक्सैलिक एसिड में, और पोटाशियम परमैंगनेट में +7 है, प्लस एसिड मीडियम प्रोवाइड करता है, सल्फ्यूरिक एसिड मीडियम प्रोवाइड कर रहा है और प्रोडक्ट बनेगा MnSO4। बेटा जो प्रोडक्ट बनता है इसका वो बनता है MnSO4। MnSO4 में Mn के ऊपर चार्ज +2 है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है CO2, प्लस पोटाशियम सल्फेट बन जाता है, प्लस वाटर बन जाता है। हाँ आपको मैं बता दूं, Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट +7 से +2 हुआ है, Mn में हुई है रिडक्शन। सेवन से 2 का मतलब है 5 इलेक्ट्रॉन्स की रिडक्शन हुई है। बेटा 7 से +2 का मतलब है 5 इलेक्ट्रॉन की रिडक्शन हुई है Mn में,
Mn में रिडक्शन हुई है 5 इलेक्ट्रॉन्स की, और ऑक्सैलिक एसिड जो +3 था और कार्बन डाइऑक्साइड +4 हो गया है। इसके अंदर ऑक्सीडेशन हुई है, इन कार्बन में ऑक्सीडेशन हुई है। ठीक है, अच्छा अब कार्बन का एटम, इधर 2 एटम है, इधर भी 2 लगा दो, आगे एटम बराबर हो जाएं। तो एक एटम 1 लूज करता है, कार्बन का एक एटम 1 लूज करेगा 3 से 4, और 2 कार्बन के एटम 2 लूज करेंगे। बेटा कार्बन का एक एटम 1 लूज करता है, 2 इलेक्ट्रॉन 2 मतलब 2 एटम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे। देखो कार्बन का सिंगल एटम है जो +3 से +4 हुआ है, तो एक एटम 1 लूज करेगा, 2 एटम जो है 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे। अब इन इलेक्ट्रॉन को बराबर कर दो, जो इलेक्ट्रॉन लूज और गेन हुए, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, इलेक्ट्रॉन बराबर हो जाएंगे। तो जो पोटाशियम पर मैग्नेट है, देखो KMnO4 प्लस H2C2O4, बैलेंस करते हैं इसको बेटा, प्लस H2SO4 एरो MnSO4 प्लस CO2 प्लस K2SO4 और प्लस वाटर। हाँ अब देखो, पहले बैलेंस करने के लिए KMnO4 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। KMnO4 की इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आप लोग, ताकि इलेक्ट्रॉन 10 हो जाएं। तो इसके आगे 2 लगा दो, इसके आगे 2 लगा दो, इसके आगे 2 लगा दो। MnSO जो रिडक्शन जिसमें हो रही थी Mn के अंदर, वो बराबर हो गए। इधर भी Mn के 2 एटम, इधर भी Mn के 2 एटम, क्योंकि रिडक्शन Mn में हो रही थी, उन एटम को बराबर किया। ऑक्सीडेशन हो रही है कार्बन के अंदर, कार्बन को बराबर करो, तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5 से। इधर देखो, ताकि इलेक्ट्रॉन 10 हो जाएंगे। तो इसके आगे लगा दो 5, इसके जब आगे 5 लगाओगे तो क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। बैलेंस, कार्बन भी बैलेंस हो गया, ऑक्सीडेशन कार्बन में वो एटम बराबर हो गए। अब देखो इसके अंदर, अच्छा हाइड्रोजन कितनी हो गई है? कार्बन भी बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन। अब पोटेशियम को बैलेंस करें। पोटेशियम बेटा इधर 2 है, इधर भी पोटेशियम के 2 एटम है, ये बराबर है, ये बराबर हो गए। सल्फेट को देखो, सल्फेट कितने हैं इधर? सल्फेट 2 ये हो गए, 1 ये हो गया, 3 सल्फेट है। तो सल्फ्यूरिक एसिड के आगे 3 लगा दो, सल्फेट के आगे 3 लगा दिया हमने, ताकि 3 सल्फेट हो जाएंगे। अच्छा उसके बाद आपने देखो हाइड्रोजन कितनी हो गई है बेटा? हाइड्रोजन 10 ये हो गई हैं और 6 ये बेटा, ये 10 हो गई हैं, 5 को 10 16 हो गई हैं। वाटर के आगे 8 लगा दो, बैलेंस हो गई पूरी इक्वेशन, पूरी इक्वेशन बैलेंस हो गई। इसके अंदर ये कंपाउंड जो होता है ऑटो कैटलिस्ट है, ये कंपाउंड एटो कैटलिस्ट का काम करेगा। इसके अंदर जो एमएन आइंस हैं, एक्चुअली वो कैटलिस्ट हैं, एमएन आइंस कैटलिस्ट हैं, मगर ये MnSO4 के अंदर मौजूद हैं। तो शुरू में रिएक्शन की स्पीड स्लो होगी, शुरू में जो रिडक्स टाइट्रेशन होगी स्लो होगी, और जैसे कंसर्न प्रोडक्ट बनेगा बेटा, जैसे ये कंसर्न प्रोडक्ट बनेगा ना MnSO4, तो कैटलिस्ट का अमल क्या हो जाएगा? तेज हो जाएगा, स्पीड तेज हो जाएगी। ठीक है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑटो कैटलिस्ट। अब इसको हम लेते हैं ब्यूरेट के अंदर, इसको लेंगे कोनिकल फ्लास्क के अंदर। ठीक है, ये ब्यूरेट के अंदर होगा, ये कोनिकल फ्लास्क में होगा। अगर इसको आप टेस्ट करना चाहें तो इसके अंदर क्या करेंगे? इन दोनों को मिलाने से पहले अगर कैटलिस्ट ऐड करोगे बेटा, इन दोनों को मिलाने से पहले अगर आप कैटलिस्ट, आपको पता चल गया इसके लिए कैटलिस्ट कौन है,
एमेन आइंस हैं, अगर इसके अंदर MnSO4 ऐड कर दोगे तो रिएक्शन शुरुआत में ही फास्ट हो जाएगा। देखो ये तो बाद में फास्ट होता है, जब प्रोडक्ट बनता है तब फास्ट होता है, जब ये प्रोडक्ट बनेगा तब रिएक्शन फास्ट होगा। अगर ऑलरेडी इसके अंदर आप MnSO4 ऐड कर देंगे तो रिएक्शन क्या हो जाएगा, शुरुआत से ही फास्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये तो ऑटो कैटलिस्ट है, बाद में जब बनता है तब रिएक्शन फास्ट होता है। अगर इन दोनों को मिलाने से पहले ही, इन दोनों को, ये ब्यूरेट में है और ये कोनिकल फ्लास्क में है, इनको मिलाने से पहले ही अगर इसके अंदर कोनिकल फ्लास्क के अंदर, कोनिकल जो फ्लास्क है इसके अंदर MnSO4 ऐड करेंगे तो वो क्या करेगा, शुरुआत से रिएक्शन को कैटलाइज करेगा और रिएक्शन की स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, शुरुआत से रिएक्शन फास्ट हो जाएगा। तो इस तरह के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बेटा, ऑटो कैटलिस्ट कहते हैं। तो देखो कैटलिस्ट के एक पॉजिटिव कैटलिस्ट, नेगेटिव कैटलिस्ट, ऑटो कैटलिस्ट। ठीक है, अब आते हैं एंजाइम। एंजाइम भी कैटलिस्ट हैं। अच्छा तो बेटा ये आज जो पेजेस थे बोर्ड के 10 हो गए पेजेस। ठीक है, और इंशाल्लाह शाम को हम पढ़ लेंगे एंजाइम भी पढ़ लेंगे। एंजाइम थोड़ा कुछ है, एंजाइम पहले पढ़ा हुआ है हमारा, क्योंकि एंजाइम हमने बायोकेमिस्ट्री में पढ़ लिया था पूरा डिटेल के अंदर। ठीक है, उसको थोड़ा रिवाइज कर देंगे एंजाइम को। और इसके अलावा हम पढ़ेंगे रेट डिटरमाइनिंग स्टेप पढ़ेंगे। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बहुत अहम टॉपिक है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, जिसमें रिएक्शन के मैकेनिज्म का तस्करा होगा। रिएक्शन का मैकेनिज्म से किस तरह निकालते हैं कि ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन किस पे डिपेंड करता है, रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करता है। क्योंकि जो स्लोएस्ट स्टेप होता है ऑर्डर मैकेनिज्म में, जो स्लो स्टेप होता है रेट उस पर डिपेंड करता है। रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट स्टेप पे डिपेंड नहीं करता। स्लोएस्ट स्टेप को क्या कहते हैं हम, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहते हैं। बेटा जो स्लो स्टेप होता है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। ठीक है, वहां से हम रेट ऑफ रिएक्शन भी निकालेंगे और वहां से फिर हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का भी पता चल जाएगा। और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को कैसे हम डिटरमाइन करते हैं, ठीक है, वो भी हम पढ़ लेंगे। उसमें हाफ लाइफ मेथड भी है, ठीक है, दूसरे हिट एंड ट्रायल मेथड भी है, ग्राफिकल मेथड भी है उसको मालूम करने का। मगर जो फेडरल की बुक में ये दोनों मेथड नहीं गिवन है, फेडरल की बुक में कोई मेथड है ही नहीं गिवन। और जो पंजाब की बुक है उसमें 2 मेथड बेटा गिवन है रेट ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को मालूम करने के। एक हाफ लाइफ मेथड है, अच्छा दूसरा है लार्ज एक्सेस वाला मेथड, वो है, तो वो हम पढ़ लेंगे शाम को इवनिंग में।